नमस्कार। आज बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने ई कंटेंट में विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक का 5वां चैप्टर ब्रिटेन सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर में देखेंगे ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था, ब्रिटिश संविधान का विकास, ब्रिटिश संविधान के स्रोत, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व, ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु और ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। आज सबसे पहले हम ब्रिटिश राजनीति के सामाजिक आधार या सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। उससे पहले डी मैस्ट्रे के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र वैसी ही सरकार प्राप्त करता है जिसके लिए वह योग्य होता है। यह कहने का तात्पर्य यही था कि सरकार कोई ऐसी सार्वभौमिक सामान्य संस्था नहीं है जो विश्व के सभी राष्ट्रों पर समान रूप से स्थापित की जा सके। व्यवहार में सरकार उन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है जो एक विशिष्ट प्रकार के शासन के विकास को प्रोत्साहित करती है और इन परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का वास्तविक समाधान करती है। विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम उन देशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का भी व्यापक अध्ययन करें जिससे उन शासन व्यवस्थाओं का उद्भव एवं विकास हुआ है। इसी क्रम में ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था भी उन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं का परिणाम है जिनकी पृष्ठभूमि में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का विभिन्न चरणों में एवं निरंतर विकास हुआ है। अब हम ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। ब्रिटेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है जिसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या 6,50,00,000 से कुछ ज़्यादा है। ब्रिटेन के इस छोटे आकार के होने के कारण यह एक सुसंगठित इकाई के रूप में है और ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था सफल हुई है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं जिन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी विशेष रूप से प्रभावित किया है वे निम्नानुसार हैं। इसमें पहला है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यही कारण है कि ब्रिटेन बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा है और यहाँ के जो शांतिपूर्ण वातावरण रहा उसने यहाँ की सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसरों को पर्याप्त रूप से सामने उपस्थित किया है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी निर्भर रहा है। इससे न केवल वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ रहा है वरन उसने विश्व के दूसरे राष्ट्रों में अपने उपनिवेश भी स्थापित किए हैं, अपने साम्राज्य भी स्थापित किए हैं। वहाँ की शांति और सुव्यवस्था के कारण राजनीतिक व्यवस्था भी निरंतर विकसित हुई है और ब्रिटेन एक निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित भी हुआ है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा विकसित है और वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भी गहन निष्ठा रखते हैं। दूसरा बिंदु है सुसंस्कृत समाज। ब्रिटिश समाज एक सुसंस्कृत समाज है। ब्रिटेन के जो लोग हैं उनकी अपनी प्राचीन संस्थाओं, नेताओं, अभिसमयों और जो वहाँ के परंपरागत मूल्य हैं उनमें असीम श्रद्धा और निष्ठा है। अधिकांश ब्रिटेन के नागरिक जो हैं वो श्रेष्ठतम चारित्रिक गुणों से युक्त हैं। आज अगर हम देखें तो ब्रिटेन के लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं जैसे कि गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन वे इतने सहनशील व संतुष्ट दिखाई देते हैं कि
कोई भी व्यक्ति नेताओं के बहकावे में नहीं आता और क्रांति व हिंसा की बात नहीं करता। सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह अगर कोई करता है तो उसे सम्राट के प्रति विद्रोह माना जाता है और इसके लिए ब्रिटिश नागरिक कभी भी तैयार नहीं होते हैं। और यही कारण है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के कारण ही वाल्टर केजहट ने ब्रिटेन के समाज को एक सम्मानित समाज की संज्ञा दी है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, परंपरा प्रिय अनुदार समाज। ब्रिटिश समाज मुख्य रूप से अनुदार समाज है। वहाँ के लोग अपने देश की परंपराओं, अभिसमयों, संस्थाओं, परंपरागत जो मूल्य हैं उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं और उनमें किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं। वे एडमंड बर्क के इन विचारों का समर्थन करते हैं कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके इन्हें ही बनाए रखा जाना चाहिए। ये परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्रमिक परिवर्तन चाहते हैं। आमूल-चूल जो परिवर्तन होता है उसमें ये विश्वास नहीं करते, हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश लोग जो हैं वो समझौते की भावना से काम करते हैं, सैद्धांतिक विवादों में नहीं पड़ते और समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर बल देते हैं। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के व्यवहार में भी अनुदारवाद के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। अनेक प्रश्नों पर तीव्र मतभेद होते हुए भी ये दल क्रमिक परिवर्तन के रास्ते को अपनाते हैं। चौथा बिंदु है जातीय एकता की भावना। ब्रिटेन के लोगों में जातिगत एकता की भावना बहुत ही सुदृढ़ है। विश्व के बहुत कम देशों में इस प्रकार की एकता दृष्टिगोचर होती है जैसे कि ब्रिटेन के लोगों में है। ब्रिटिश समाज की इसी सजातीयता के कारण ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन के संबंध में भी समानता दिखाई देती है। ब्रिटेन में इस जातिगत एकता का महत्वपूर्ण कारण है कि अनेक भागों में विभाजित होने के बाद भी ब्रिटेन की ज़्यादातर जनता जो है वो इंग्लैंड में रहती है, प्रमुख रूप से महानगरों में रहती है। गांवों में, कस्बों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कुल जनसंख्या केवल 2% भाग ही मछली पालन, खेती या वन उद्योग जैसे कार्यों में लगा हुआ है। इससे इन लोगों का कोई अलग वर्ग नहीं बन पाया है जैसा कि अन्य राष्ट्रों में सामान्यतः पाया जाता है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर संगठित समूह जो हैं वो कम हैं। अगला बिंदु है प्रवासियों की समस्या। ब्रिटेन हमेशा से ही बाहर से आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन कुछ समय से विदेशों से आने वाले प्रवासियों की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। यद्यपि ब्रिटेन में यूरोप एवं विश्व के अन्य देशों से लोग आकर रह रहे हैं, परंतु वहाँ पर प्रवासियों की समस्या मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से आकर बसे लोगों के कारण है। ब्रिटेन के प्रमुख बड़े शहरों में अश्वेत लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह बात वहाँ के स्थानीय जो श्वेत लोग हैं उनके लिए सहन करने योग्य नहीं रह गई है। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल विदेशियों के ब्रिटेन में आकर बसने पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में बसे विदेशियों को ज़बरदस्ती बाहर भी नहीं निकालना चाहते। ब्रिटेन के अनेक बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि प्रवासी विदेशियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए। अनेक लोगों की यह भी मान्यता है कि प्रवासी विदेशियों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ आधार प्रदान किया है तथा ब्रिटेन के हितों को प्राथमिकता दी है। इन लोगों को बाहर निकालने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। ब्रिटेन के अनेक संसदीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर इन प्रवासियों के मत चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र के प्रतिनिधि इन प्रवासियों के हितों का भी समर्थन करते हैं। अगला है धर्म प्रधान समाज।
ब्रिटेन एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ रहने वाले अधिसंख्यक लोग ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। यहाँ के धार्मिक जीवन ने यहाँ की राजनीति को सदैव प्रभावित किया है। प्रारंभ में यहाँ पर विंग ने चर्च का विरोध किया तो जो टोरी दल था उसने चर्च का समर्थन किया। टोरी सम्राट के प्रति भी भक्तिभाव रखते हैं तो विंग जो है वो सम्राट का विरोध करते हैं। बाद में इनको अनुदार एवं उदार दल के रूप में संबोधित किया जाने लगा। धार्मिक विवादों के परिणाम स्वरूप 1922 में ब्रिटेन में आयरिश रिपब्लिक स्थापित हुई। धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का जो प्रभाव था वो कम होने लगा और आजकल वहाँ धर्म केवल स्थानीय स्तर पर ही देखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जो है वो प्रसारित होने लगी है। लोगों के जीवन के दृष्टिकोण बदलने लगे हैं। लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर भौतिक दृष्टिकोण को अपनाने लगे हैं। धार्मिक तो है लोग वहाँ के, लेकिन धार्मिक जीवन में अब बहुत कम सक्रियता देखने को मिलती है। इस सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से चर्च आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देते हैं। अगला बिंदु है ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग। ब्रिटेन में आज अनेक सामाजिक वर्ग अस्तित्व में देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। वर्तमान में इन सामाजिक वर्गों के बीच का अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि एक वर्ग की एक निश्चित परिभाषा है। किसी भी एक वर्ग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन में अलग अलग लोग इन सामाजिक समूहों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए सामाजिक समूहों की जो धारणा है वो बहुत अधिक जटिल हो गई है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने को वास्तविक स्थिति से एक दर्जा आगे देखना चाहता है, जबकि व्यवहार में उसकी स्थिति भिन्न होती है। महिलाओं में विशेष रूप से ये भावना अधिक होती है। ब्रिटेन का कुलीन सामंत वर्ग भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस प्रकार इंग्लैंड में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्गीय भेदभाव वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव और जनसंपर्क साधनों का विकास भी देखेंगे। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो विशिष्ट वर्ग जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। ब्रिटेन का जो राजनीतिक नेतृत्व रहा वो मुख्य रूप से इसी वर्ग के हाथों में रहा। सामान्य जनता जो है वो इसके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखती है और इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया है कि इस विशिष्ट वर्ग के बच्चे ऐसे विद्यालयों में अध्ययन करते हैं जहाँ पर उन्हें विशिष्ट वर्गीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। इन बच्चों को नेतृत्व करने की शिक्षा दी जाती है तथा राजनीति में सफलता प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटेन की सामान्य जनता के बच्चों के लिए परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी भावना को मजबूत किया जाता है। उनमें राजनीतिक आकांक्षाएं पैदा नहीं हो सके, इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है और वे अपनी परंपरागत व्यवस्था के प्रति ही निष्ठावान बने रहें, इस प्रकार की भावना जो है वो उन बच्चों को दी जाती है। तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ब्रिटिश शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें एक शिक्षा व्यवस्था जो कि विशिष्ट वर्ग के लिए है, एलिट वर्ग जो है उसके लिए है, और दूसरी व्यवस्था जो कि वहाँ की सामान्य जनता के लिए दिखाई देती है। अगला इसमें बिंदु है जनसंपर्क साधनों का विकास। ब्रिटेन में जनसंपर्क साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। मुख्य रूप से जनसंपर्क के साधन कौन से होते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र। ब्रिटेन में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ और इसके कारण इन जनसंपर्क के साधनों का भी महत्व रहा। इनके कारण जनता शासन के प्रति रुचि रखती है। आम लोगों के दृष्टिकोण
क्या शासन के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो प्रतिपादित होता है। और ब्रिटेन में जो लोकतंत्र है उसमें इन जनसंपर्क साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जनसंपर्क के साधन जो हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हैं और शासन की नीतियों की विवेचना जो है वो एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करते हैं। ब्रिटेन में प्रेस ऑफ काउंसिल की भी व्यवस्था की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करना है और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इन साधनों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के कारण ब्रिटेन की जनता का इनमें पूर्ण विश्वास देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के सुसंस्कृत समाज, वहाँ के अनुदार समाज, जातीयता की भावना, प्रवासियों की समस्या, धर्म प्रधान समाज और वहाँ का सामाजिक वर्ग, इसके अलावा शिक्षा, जनसंपर्क के साधनों का भी ब्रिटेन में की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव देखा जा सकता है।